हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। अनिल त्रिगुनियात हैं हमारे साथ, पूर्व राजनयिक हैं। बहुत स्वागत है आपका अनिल त्रिगुनियात जी। जो अब हो रहा है इसे हालांकि ग्राउंड ऑफेंसिव का नाम नहीं दिया गया है, एक्सपैंडिंग द ऑपरेशंस कहा जा रहा है, लेकिन इसको क्या हम इस तरह से ही समझें कि अब ये एक फुल ऑन जो ऑफेंसिव, ग्राउंड ऑफेंसिव जिसके बारे में पिछले कई दिनों से बात हो रही थी, वो शुरू हो चुका है? जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि 3 हफ्ते तो हो चुके हैं और पहले दिन से ही जब एक टेररिस्ट अटैक हुए इसराइल के ऊपर अक्टूबर 7 को, उसके बाद से ही जैसे ही इसराइल ने अपना एयरफोर्स से अटैक करना शुरू किया, तो बॉम्बिंग जो है वो गाजा की पूरे साउथ नॉर्थ सब तरफ हो रही है पिछले 21-22 दिन से। और काफी दिनों से ये अटकल लग रही थी कि किस तरह से जो है ग्राउंड ऑफेंसिव होगा, क्योंकि ग्राउंड ऑफेंसिव वो नैरो स्ट्रिप में थोड़ा मुश्किल काम होता है। और ये सबसे गाजा जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड जगह है। जैसा आपने भी कहा, 23 लाख लोग वहां पर हैं। तो इस वक्त सिचुएशन वहां जो है मानवीय तौर पर मैं समझता हूँ काफी खराब हो चुकी है, क्योंकि दुनिया में कोई ये इस बात की समर्थन नहीं कर रहा है कि हमास जिसने अटैक किया उसके लिए इसराइल उसको ना जाए उनके पीछे। लेकिन जो लोगों की समस्याएं हैं, जो ऑर्डिनरी पैलेस्टीनियन सफर कर रहे हैं, उससे उससे मैं समझता हूँ कि काफी एक वो दुनिया में एक हलचल मची हुई है। और इस वॉर को आगे बढ़ने के चांसेस की वजह से भी मैं समझता हूँ सारे देश इस बात से चिंतित हैं कि कहीं इसका दायरा और दूसरे मुल्कों को लेकर के ना बढ़ जाए। तो ऐसे क्या में जो यही वजह यूएनजीए हो का सकती है, रेजोल्यूशन क्या था। ये वजह हो सकती है कि इसे ग्राउंड ऑफेंसिव प्रॉपर नहीं बोला जा रहा है? क्योंकि 8 तारीख से लेकर कम से कम 17 तारीख तक मैं भी इजराइल में थी, लगातार इस पर रिपोर्ट में कर रही थी, और हमने देखा कि हर दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश से कोई जो डिग्निटरी है वो वहां पर होता था। एक तरह से प्रेशर ये बनाने की कोशिश की गई कि ग्राउंड ऑफेंसिव ना हो, और ये जो एक डिप्लोमेटिक जो वहां पर पूरा खींचतान जो चला, उसमें ये लगा कि अगर ग्राउंड ऑफेंसिव सच में होता है तो कई और देश इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स भी रहे शायद इतनी देर करने के लिए, नाम ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं कहने के लिए, ये सारी चीजें। देखिए, उसमें 2-3 चीजें होती हैं। एक तो अगर आप देखें कि एक तो अभी 200-250 जो बंधक हमास के पास में हैं, इसराइली भी हैं, अमेरिकन भी हैं, फ्रेंच भी हैं, दूसरे भी हैं। तो जो जिन देशों के लोग यहाँ पे आ रहे थे उनके खुद के नेशनल्स भी वहां पर हैं। तो इसलिए उनको आवश्यकता थी कि किस तरह से ब्रीदिंग हो। जैसे कतार बात कर रहा है, 4 लोगों को छोड़ा गया, तो हो सकता है कि अगर सीज फायर होती है तो वो सारे बंधक वापस आ सकते हैं, क्योंकि हर देश की प्राथमिकता होती है कि लड़ाई के संदर्भ में जो उनके लोग हैं, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। तो वो उनको किडनैप करके ले गए हैं, लेकिन वैसे भी अपने देश के लोगों को छुड़ाना एक सबसे बड़ी होती है। तो इसलिए अगर ये लैंड इन्वेजन जिस तरह ग्राउंड ऑफेंसिव कहें, अगर वो होता है तो नेचुरली है कि फिर बचाना बड़ा मुश्किल है। ऑलरेडी हमास कह रहा है कि 50 लोग इसराइली हमलों में मारे गए हैं। तो उससे इसराइल की लोकल डोमेस्टिक गवर्नमेंट के लिए भी प्रॉब्लम है। यही बात है कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, सारे मुल्क जो हैं ये जरूर कह रहे थे उनसे कि आप जो भी करें, लैंड ऑफेंसिव बड़ा मुश्किल होता है। और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने तो अपना वहां का जो अफगानिस्तान में और इराक में जो उन्होंने किया है, जो परेशानियां उनको आई उसके बारे में भी बातचीत की इसराइल के साथ। तो इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि देखिए वो एम्बेडेड है, गुरिल्ला वॉरफेयर है उनकी तरफ से। इधर रेगुलर फोर्सेस जा रही हैं। दूसरी ये है कि इसराइल की जो ज्यादातर फोर्स है वो रिजर्विस्ट है। 3 लाख हाँ। रिजर्विस्ट उन्होंने मंगाए हैं। तो वो जो लोग हैं 2 साल 3 साल ट्रेनिंग के बाद में वो आते हैं, उनको दोबारा ट्यून करना और इस तरह के उसमें इसलिए भी देर हो सकती है। तीसरा बात जो आपने कही कि दूसरे देश आ सकते हैं, तो हिजबुल्लाह ऑलरेडी उसके साथ में इनका चल रहा है। अमेरिका ने भी सीरिया के ऊपर थोड़े हमले किए हैं इधर उधर। ईरान के पास ले आकर के उन्होंने अपनी नेवल एसेट्स को वहां पर डिप्लॉय कर दिया है। तो इस वक्त सिचुएशन यह है कि एक छोटी सी मिस्टेक से एक वॉर बहुत लंबा चौड़ा बढ़ सकता है, जो पूरे वेस्ट एशिया और दुनिया के लिए बहुत बड़ा घातक होगा। इसलिए इसका रुकना लेकिन एक आवश्यक बात है। जी, अब ज़रा हम रुख करते हैं जो यूएन में हुआ है, यूएनजीए में जो हुआ है, और वहाँ पर रेजोल्यूशन भले ही पास कर दिया हो, लेकिन इजराइल ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उसका लगातार ये कहना है, उसका अमेरिका का ये कहना है कि अगर हम वक्त देंगे, अगर हम पॉज करेंगे, तो हमास इससे मजबूत होगा और हमारे ऊपर और हमले होंगे। ऐसे में जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ है, क्या उसका पालन नहीं करना क्या यूएन की स्थिति को भी कमजोर बनाता है कहीं ना कहीं?
देखिए, यूएन तो आज की डेट में जहां पर ये बड़ी पावर्स की बात आती है, P5 कंट्रीज की, तो उस वक्त यूएन इज टोटली इनइफेक्टिव। ये तो दिख ही रहा है बिल्कुल। कहीं पे कोई भी देखिए, जो रशिया प्रपोजल लेके आया उस वक्त में शुरू हाँ। में, वो नहीं माना गया, अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया। ब्राजील लेके आया, उसको अमेरिका ने वीटो कर दिया। उसमें तो उन्होंने कंडेम भी किया था इसको, हमास को, ब्राजील वाले प्रपोजल में। लेकिन वो नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे कि थोड़ा टाइम और मिले, ताकि अगर इसराइल हमास के कुछ लोगों को निकाल पाए, मार पाए, तो अच्छी बात है। लेकिन यह है कि ये जो पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स है, जहां तक यूएनजीए का प्रस्ताव है, ये इसकी एक मॉरल अथॉरिटी तो कह सकते हैं, इसमें एनफोर्सेबिलिटी नहीं होती है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ही जो रेजोल्यूशन होती है, उसी की एक वैल्यू मानी जाती है। और पैलेस्टीनियन हमेशा ये कहते हैं कि इसराइल तो हर एक यूएन रेजोल्यूशन को वायलेट करता है, वो किसी हाँ। इंटरनेशनल लॉ को नहीं फॉलो कर रहा है। तो इस तरह हाँ। की बातें, वो दोनों एक दूसरे के तरफ, ये टेरर उसमें। भारत का तो हम्म। सीधा सा, आप जानती हैं कि देखिए, दो तरह से देख सकते हैं आप इसको। या तो आप इसको एक हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में देखें, या एक कॉजल कनेक्ट देखें। देखिए, कॉज क्या था जिसकी वजह से हाँ। इतना बड़ा हुआ? कॉज था कि हमास ने जिस तरह से टेरर अटैक्स किए सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर, उनको लेकर के चले गए, और उसका डिस्प्रपोर्शनेट कलेक्टिव पनिशमेंट जो है, वो भी एक जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है इस चीज को। तो इस वक्त सिचुएशन जो है कि इसको, जब तक दुनिया के जो बड़े देश हैं वो वर्टिकली डिवाइडेड रहेंगे, तब तक बड़ा मुश्किल है कि हम उसका कोई सोल्यूशन पा सकते हम्म। लेकिन जहां तक हैं। भारत का सवाल है, एब्सटेन भारत ने किया है, और इसमें एक बहुत फाइन बैलेंसिंग भारत को करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि भारत एक तरह से आजकल जो चल रहा है पिछले कुछ वक्त में कि किसी भी देश के साथ बेहतर सहयोग है, करीबी सहयोग है, लेकिन एक अलाइनमेंट नहीं है। तो क्या ये अलाइनमेंट जो है वो यहाँ पर पे करेगा? क्योंकि कई इंटरेस्ट भारत के भी है। अब जैसे बहुत सारे अरब देश हैं, वो भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत क्या इसमें कहता है, क्या करता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, भारत की एक पॉलिसी रही है जहां तक पैलेस्टीन इशू की बात है, और वो ये है कि भाई टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, साइड बाय साइड रहना चाहिए, वायबल स्टेट पैलेस्टाइन की होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, सॉवरेन स्टेट होनी चाहिए। ये तो है हमारा प्रिंसिपल पोजीशन। दूसरी चीज ये है कि भारत का एक और भी पहलू है सबसे बड़ा, वो ये है कि भाई जीरो टेरर पॉलिसी है हमारी। तो हम्म। जीरो टेरर पॉलिसी में, अगर वही बात मैंने कही, कॉजल कनेक्शन जो है, जब तक आप उसके बारे में बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे, तो इसलिए भारत ने उस चीज को कहा। तो एक कैनेडियन, जैसे आपने देखा, अमेंडमेंट भी आया था जो डिफीट हो गया जी। फ्लोर पे, उसको नहीं माना गया। तो मैं समझता हूँ उसके लिए दुनिया देख रही है, क्योंकि हमारे रिश्ते वेस्ट एशिया के सारे बड़े जो इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं, उनसे पिछले कुछ सालों में ट्रांजैक्शनल से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई है। तो मेरा मानना यह है कि ऐसी सिचुएशन में भारत को नेचुरली अपने इंटरेस्ट सबसे पहले देखने हैं। देखिए, वेस्ट हम्म। एशिया हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रीजन है। चाहे वो एनर्जी हाँ। सिक्योरिटी हो, डायस्पोरा सिक्योरिटी हो, हमारी वेलफेयर हो उनका, या इकोनॉमिक रिलेशंस हो, या मैरीटाइम कनेक्टिविटी हो, तो हर चीज के लिए वेस्ट एशिया सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर वेस्ट एशिया डिस्टेबलाइज होता है, वहां पे सिक्योरिटी की समस्या आती है, तो नेचुरली है कि भारत के ऊपर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। ऑलरेडी ऑयल प्राइसेस अब बढ़ गए हैं काफी, तो ये सारी चीजें हमारी इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करेंगी। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वॉर रुके। जो सिविलियंस हैं जो सफर कर रहे हैं, उनको पूरी जो भी असिस्टेंस, रिलीफ, सप्लाईज है, भारत ने ऑलरेडी भेज दिया। आपको पता होगा, हाँ। गाजा के लिए प्रेसिडेंट अब्बास के साथ बात करने के बाद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रिंसिपल्ड स्टैंड जो है टेररिज्म के खिलाफ, आप उसको बिल्कुल हम्म। बरखलाफ कर देंगे। इसीलिए भारत ने, मैं समझता हूँ, ये हाँ। पोजीशन ली कि हम एब्सटेन करते हैं इसके ऊपर। जी। तो एक बड़ा क्लियर स्टैंड जो भारत का है वो एक ये कि जो टू नेशन थ्योरी जो है वो लगातार मानता है, उसके लिए शांतिपूर्ण बातचीत चाहता है। दूसरा ये कि नो टेरर, जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर वाली बात है। लेकिन एक सवाल जो कई लोग पूछते हैं, जिस तरह से अब ग्राउंड ऑफेंसिव भी शुरू हो गया है बिना नाम लिए, और एक सवाल जो बार बार जहन में आता है, जिस तरह से सभी देश जो आपने भी बोला कि वर्टिकली जिस तरह से डिवाइडेड हैं, तो क्या ये एक बहुत बड़े विश्व भर में एक फ्लेयर अप की तरफ बढ़ रहा है, या लगता है कि इसके बाद शायद कंटेन हो सके? सारे देश जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, कई देश जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कंटेन हो, एस्केलेशन न हो, बात और न बढ़े। तो क्या आपको लगता है कि अगले कुछ दिनों में इसकी तरफ बात आगे बढ़ सकती है? देखिए, मेरा मानना तो यह है कि शांति से बड़ी तो कोई चीज नहीं है, और सबके लिए हाँ। इम्पोर्टेंट है ये इस वक्त में। रशिया यूक्रेन वॉर से ऑलरेडी ग्लोबल सिचुएशन काफी टेंस है। कोल्ड वॉर 2.0 जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। दूसरा, पेंडेमिक के बाद मोस्ट इकोनॉमीज, उनकी हालत काफी खराब है। तो ऐसी सिचुएशन में इसराइल हमास वॉर अगर फैलता है,
और ज्यादा, और पैलेस्टीन इशू का कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता है, तो आप सोचिए कि ये दुनिया के लिए कि वर्ल्ड वॉर से भी बुरी खबर होगी, इकोनॉमीज के लिए, लोगों के लिए, और जिस तरह की सिचुएशन है। और ये वॉर्स जनरली जो है कोई प्लान्ड वे में नहीं होते हैं। वेरी ऑफन ये किसी इनडायरेक्ट रीजन की वजह से, कोई मिस्टेक की वजह से हो, वही भी हो सकते हैं। ऐसे वर्ल्ड वॉर वन और टू का आप देखा ही है जिस तरह हुआ है। तो मेरा मानना यह है कि इसमें बड़ी पावर्स, खासतौर से जो P5 कंट्रीज हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और मैं तो ये मानता हूं कि भारत इस वक्त एक अच्छी सिचुएशन में है बात करने की। उसको दोनों साइड ट्रस्ट करती हैं, जैसा आपने भी कहा कि अरब कंट्रीज भी ट्रस्ट करते हैं, देखते हैं। तो भारत को भी एक इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका अनिल त्रिगुनिया जी, हम हमारे साथ इस चर्चा के लिए। और हम देखते हैं कि अब आगे क्या स्थिति बनती है इस पूरे मामले में।